एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे आपका ओरिएंटेशन एंड मैकेनिज्म को हम डिस्कस करेंगे आपकी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हम किस केस में करने वाले हैं? हम करने वाले हैं 5 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स के केस में, जिन केस में सिर्फ एक हेट्रो एटम होगा। इससे हम आपके कुछ हेट्रो एटम्स को डिस्कस करते आ रहे हैं इस चैप्टर में। हमने 5 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड किए हैं, यहाँ पर डिटेल में कर रहे हैं उनको। हमने पहले उनकी स्ट्रक्चर्स की बात की, फिर हमने उनकी प्रिपरेशन ऑफ मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन के बारे में डिस्कस किया एक एक करके। वो तीनों हमारे पास कौन कौन से आपके हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स थे? वो थे आपके पायरोल, फ्यूरेन एंड थायोफेन। तो इनको हम डिस्कस कर रहे हैं। इनकी हम स्ट्रक्चर्स डिस्कस कर चुके हैं, एरोमेटिसिटी डिस्कस कर चुके हैं। इसके अलावा हम इन तीनों के मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन डिस्कस कर चुके हैं। और साथ ही हमने ये भी देखा, हमने इनकी जब एरोमेटिसिटी डिस्कस की तो हमने इनको कंपेयर किया था बेंजीन के साथ, क्योंकि जिस तरह से आपका बेंजीन एरोमेटिक कंपाउंड है, वैसे ही आपके ये तीनों भी क्या है? एरोमेटिक कंपाउंड है। और इस बात को जस्टिफाई करने के लिए हमारे पास ये था कि ये जो आपके तीनों कंपाउंड्स हैं वो बेंजीन की तरह ही इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करते हैं। अगर इनके फॉर्मूला के अकॉर्डिंग अगर हम जाएं तो हमने ये देखा था कि इन्हें आपकी डाइईन्स वाली रिएक्शन शो करनी चाहिए, या फिर आपके अमीन्स वाली, पायरोल को अमीन्स वाली रिएक्शन शो करनी चाहिए, फ्यूरेन को ईथर्स वाली और थायोफिन को थायोईथर्स वाली रिएक्शन शो करनी चाहिए थी। बट होता क्या है इन रियलिटी? ये तीनों शो करते हैं आपकी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसकी वजह से जिसी पॉइंट को कंसीडर करते हुए हमने इनकी स्ट्रक्चर्स को और इनकी एरोमेटिसिटी को डिस्कस भी किया था और कंपेयर भी किया था। तो हमने देखा था कि ये तीनों क्या है? एरोमेटिक कंपाउंड है। तो ये तीनों ही क्या देंगे? आपकी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस देंगे। होता क्या है? आपकी पायरोल जो है, पायरोल का स्ट्रक्चर क्या रहता है? 5 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है ये, कंटेनिंग 1 हेट्रोएटम। पायरोल में आपका वो हेट्रोएटम क्या रहता है? नाइट्रोजन। वहीं पर फ्यूरेन में आपका हेट्रोएटम क्या रहता है? ऑक्सीजन। सिमिलरली ये भी 5 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है, कंटेनिंग 1 हेट्रोएटम, और फ्यूरेन में वो हेट्रोएटम है आपका ऑक्सीजन। सिमिलरली थायोफीन को भी हमने डिस्कस किया है, और थायोफीन भी क्या है? 5 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है, कंटेनिंग सल्फर हेट्रोएटम। तो हम इन तीनों की अलग अलग रिएक्टिविटी भी डिस्कस करेंगे कि किसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और किसकी रिएक्टिविटी कम है। इसके अलावा हम इन जनरल इन तीनों का एक केस कंसीडर करेंगे। पहले हम इन जनरल पढ़ेंगे, यानी कि तीनों ही, क्योंकि ऑलमोस्ट सिमिलर रिएक्शंस होती हैं और ऑलमोस्ट सिमिलर प्रॉपर्टीज हैं इनकी, कुछ एक प्रॉपर्टीज इनकी सिमिलर हैं, तो जिसकी वजह से हम एक जनरल बात करेंगे आपकी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस का। यानी कि हम उन सभी हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स को कंसीडर करते हुए चल रहे हैं यहाँ पर, जो कि 5 मेंबर्ड है, कंटेनिंग 1 हेट्रोएटम है, और जो आपकी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करते हैं। तो हमें उनकी ओरिएंटेशन डिस्कस करनी है, यानी कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी, यानी कि यहाँ पर कोई इलेक्ट्रोफाइल आएगा और सब्स्टिट्यूट कर देगा। तो दैट मीन्स यहाँ पर अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल होगा। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की हम बात कर रहे हैं। तो ओरिएंटेशन क्या होता है? ओरिएंटेशन होता है कि अगर इलेक्ट्रोफाइल आएगा तो वो किस स्पेसिफिक पोजीशन पर आएगा। तो सबसे पहले तो मैं कह रही हूँ कि मैं इन तीनों के लिए एक जनरल केस कंसीडर करूंगी। तो मैं उस जनरल केस के लिए क्या कर लेती हूँ कि यहाँ पर हेट्रोएटम को हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं, किसी स्पेसिफिक एटम से हम एक्स कंसीडर कर लेते हैं। तो हम इन जनरल लेकर के चलेंगे, इसकी रेफरेंस में बात करेंगे और इसकी रेफरेंस में बात कर रहे हैं, दैट मीन्स हम इन तीनों के लिए ही बात कर रहे हैं। जब इन तीनों को कंपेयर करने की बात आएगी तो ऑब्वियसली अलग अलग करेंगे, बट पहले इन जनरल हम इन तीनों के लिए बात कर रहे हैं। हाँ जी, तो अगर हम देखें तो ये आपका 5 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है, 5 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है। हमने कहा इसकी हमें ओरिएंटेशन डिस्कस करनी है। ओरिएंटेशन डिस्कस करनी है यानी कि हमें ये देखना है कि आपका जो इलेक्ट्रोफाइल आएगा वो किस पर्टिकुलर पोजीशन पर आएगा। यानी कि इलेक्ट्रोफाइल जो है वो आपका हेट्रोएटम से अटैच होगा, या फिर उसके एडजेसेंट वाली पोजीशन, जिसे मैं अल्फा पोजीशन बोल सकती हूँ। तो अगर ये पोजीशन अल्फा है तो ये पोजीशन इसके सिमिलर ही है, ये भी अल्फा है। और इस पोजीशन को अगर मैं बीटा पोजीशन बोलूं तो ये भी पोजीशन क्या है? बीटा। तो अगर मैं यहाँ पर बात कर सकती हूँ कि अगर मेरे पास 5 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है तो वहां पर
इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए हमारे पास दो पोजीशन है, एक है अल्फा पोजीशन, दूसरी है बीटा पोजीशन। तो अल्फा और बीटा पोजीशंस में से कौन सी पोजीशन पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा और किस पर नहीं होगा, या फिर दोनों पर ही होगा, यानी कि इलेक्ट्रोफाइल अल्फा पर भी आकर के अटैच हो सकता है, बीटा पर भी आकर अटैच हो सकता है, या फिर दोनों में से किसी एक पर। और अगर दोनों पर अटैच हो सकता है, क्या दोनों के लिए पॉसिबिलिटी सिमिलर है? अगर पॉसिबिलिटी सिमिलर है तो क्यों है, और सिमिलर नहीं है तो क्यों नहीं है? या फिर अगर ये दोनों सिमिलर नहीं है तो प्रेफरेंस कौन सी पोजीशन को होगी? क्या अल्फा प्रेफर्ड है या फिर आपकी बीटा प्रेफर्ड है? इनमें से जो भी प्रेफर्ड है वो क्यों है? और जब हमें ये पता चल जाएगा कि अटैक कौन सी पोजीशन पर होगा, उसके बाद हमें ये देखना है कि आपके इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या रहता है। तो एक एक करके हमें डिस्कस करना है इनका ओरिएंटेशन और मैकेनिज्म। पहले हम डिस्कस करेंगे आपके 5 मेंबर हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स के लिए, जिनमें एक 1 हेटेरोएटम होता है, उसके लिए हम पहले ओरिएंटेशन डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर ओरिएंटेशन मैंने आपको बहुत ही क्लियर वर्ड्स में बोला है कि ओरिएंटेशन में आप क्या देखने वाले हो कि आपका जो इलेक्ट्रोफाइल है वो आपके हेटेरोएटम पर या फिर अल्फा बीटा किस पोजीशन पर आपका इलेक्ट्रोफाइल अटैच होगा। तो यहाँ पर हमारे पास दो पोजीशन है, अल्फा पोजीशन, बीटा पोजीशन। तो हमें इन दोनों में से आपकी प्रेफर्ड पोजीशन देखनी है कि इन दोनों में से प्रेफर्ड पोजीशन कौन सी है, क्योंकि ये दोनों क्या है, अलग अलग पोजीशंस हैं। अगर हम देखें तो टोटल यहाँ पर 4 पोजीशन है, जिसमें से 2 सिमिलर हैं और 2 सिमिलर हैं। तो ये दोनों क्या रहेंगी आपकी अल्फा पोजीशंस और ये दोनों क्या रहेंगी बीटा पोजीशंस। तो हम देखते हैं कि आपकी अल्फा प्रेफर्ड है या फिर बीटा प्रेफर्ड है। तो अगर हम बात करें ओरिएंटेशन के बारे में, यानी कि आपका अटैक जो होगा इलेक्ट्रोफिलिक अटैक वो अल्फा पोजीशन पर होगा या बीटा पोजीशन पर होगा, उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, उसके लिए हम एक बार अल्फा पोजीशन पर अटैक करा के देख रहे हैं, उसके बाद बीटा पोजीशन वाली सिचुएशन को हम कंसीडर कर रहे हैं। अटैक कराने के बाद क्या होता है, एक बार पहले उसे देख लेते हैं। हाँ जी, तो पहले हम देख रहे हैं कि अगर अटैक आपका अल्फा पोजीशन पर हो, यानी कि आपका इलेक्ट्रोफाइल जो है वो अल्फा पोजीशन पर अटैच हो जाए, तो है क्या इलेक्ट्रोफाइल, दैट मींस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज। तो क्या होंगे, ये पाई इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल पर अटैक करेंगे। हम कंसीडर कर रहे हैं कि अल्फा पोजीशन पर आकर अटैच हो। तो अगर आपके अल्फा पोजीशन पर आकर के अटैच होता है तो दैट मींस यहाँ पर ये इलेक्ट्रोफाइल, दैट मींस इस कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा, तो इस कार्बन के साथ आपका इलेक्ट्रोफाइल बॉन्ड बना लेगा और एक हाइड्रोजन यहाँ पर ऑलरेडी प्रेजेंट है। हाँ जी, ये बॉन्ड आपका एज इट इज है। और अगर मैं इस पाई बॉन्ड की बात करूं तो इस पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स ये बॉन्ड बनाने में इन्वॉल्व हो गए, तो यहाँ पर ये वाला सेंटर जो है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर हो गया। दैट मींस यहाँ पर आपका क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, जो इलेक्ट्रोफाइल है उसका पॉजिटिव चार्ज तो चला जाएगा क्योंकि उसे इलेक्ट्रॉन्स मिल गए हैं, उसने बॉन्ड फॉर्मेशन करनी है कार्बन के साथ। तो ये सिचुएशन आ गई हमारे पास। तो यहाँ पर जो ये पॉजिटिव चार्ज है, यानी कि जिस कार्बोकेटायन की फॉर्मेशन हुई है, हमें नजर आ रहा है कि ये क्या है, रेजोनेंस स्टेबलाइज है। तो इसे रेजोनेंस स्टेबलाइज है, तो इसकी रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर्स बनाते हैं हम। हाँ जी, अगर हम इसकी रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर्स बनाएं तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो ये पाई इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, इसके पॉजिटिव चार्ज को रेजोनेट करा लेंगे अपने ऊपर, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन्स तो चले जाएंगे यहाँ पर। जब ये इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे यहाँ पर तो इन दोनों कार्बन के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा। तो दैट मींस अब क्या होगा, पहले बेसिक स्केलेटन बना लेते हैं अपना, एक्स एज इट इज। एक्स यहाँ पर क्या है, आपका जनरल हेटेरोएटम है, यहाँ पर आपका इलेक्ट्रोफाइल अटैच हुआ है। हाँ जी, यहाँ पर आपकी बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगी और ये पॉजिटिव चार्ज कहाँ आ जाएगा, इस वाले कार्बन पर, क्योंकि जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स गए तो इस कार्बन ने तो बॉन्ड फॉर्मेशन कर ली इस कार्बन के साथ, यहाँ पर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो यहाँ आ गया आपका पॉजिटिव चार्ज। हाँ जी, तो ये फर्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ये आपकी सेकंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। हाँ जी, अगर मैं यहाँ पर देखूं तो इस पॉजिटिव चार्ज को आपके हेटेरोएटम, आप तीनों हेटेरोएटम्स देखो, आप पायरोल, फ्यूराइन और थायोफिन की अगर बात करो, तीनों के पास क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है इनसाइड द रिंग, जो कि पाई रेजोनेंस में इन्वॉल्व होते हैं। तो वापस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को एक बार याद करो, तो ये भी क्या होंगे, ये भी इन्वॉल्व होंगे यहाँ पर। तो दैट मीन्स ये क्या करेंगे, स्टेबलाइज करेंगे आपके पॉजिटिव चार्ज को। तो दैट मीन्स यहाँ पर एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पॉसिबल है, जहां पर आपका जो ये पॉजिटिव चार्ज है अब किस पर आ जाएगा,
हेटेरो एटम पर, पॉजिटिव चार्ज आ गया हेटेरो एटम पर, एक बॉन्ड यहां बन जाएगा, एक बॉन्ड यहां, और ये आपका इलेक्ट्रोफाइल और ये आपका हाइड्रोजन। तो यहाँ पर ये आपकी क्या हो गई, थर्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गई। ये कब है, जब आपका अल्फा पोजीशन पर अटैक हुआ है। तो दैट मीन्स हमारे पास ये सिचुएशन आई है, रख लेते हैं इसको अलग से। तो ये सिचुएशन कब है हमारे पास, जब आपका इलेक्ट्रोफाइल का अटैक कहाँ हुआ है, अल्फा पोजीशन पर। तो ये तो हो गया, चलो ठीक है भाई, कार्बोकैटायन बनता है और जो कार्बोकैटायन है वो रेजोनेंस स्टेबलाइज है। दैट मीन्स जो आपका इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन बन रहा है वो क्या है, स्टेबलाइज्ड है विद 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। ये हमारे पास आ गया। तो ये था हमारा फर्स्ट केस। अब सेकंड केस लेते हैं, जहां पर हमारा अटैक कहाँ हो रहा है, आपके बीटा पोजीशन पर हो रहा है। तो अगर आपका अटैक बीटा पोजीशन पर होता है तो सिमिलरली आपके पाई इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, इलेक्ट्रोफाइल पर अटैक करेंगे। अब ये इलेक्ट्रोफाइल जाकर के कहाँ अटैच होगा, अल्फा बीटा पोजीशन पर। तो कहाँ अटैच होगा, बीटा पोजीशन पर। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास कुछ इस तरह की सिचुएशन आ जाएगी। ये पाई बॉन्ड एज इट इज, इस कार्बन पर, बीटा कार्बन पर आपका इलेक्ट्रोफाइल, एक हाइड्रोजन ऑलरेडी होता है, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, आपका पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब इस पॉजिटिव चार्ज को इसके एडजेसेंट एटम पर जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेंगे, रेजोनेंस स्टेबलाइज। जिस तरह से वहां पर कर रहे थे वैसे यहाँ पर भी करेंगे। जिस तरह से इस पॉजिटिव चार्ज को इसके एडजेसेंट पाई इलेक्ट्रॉन्स ने क्या किया था, स्टेबलाइज किया था, वैसे ही इसे ये लोन पेयर क्या करेंगे, स्टेबलाइज। दैट मीन्स यहाँ भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगी। तो यहाँ पर जब हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे तो वो किस तरह से बनेंगी, सिमिलरली सेम वही, पहले आप अपना बेसिक स्केलेटन बनाओगे। हाँ जी, अब आपके हैलोजन पर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पर बॉन्ड फॉर्मेशन होगी, और ये आपका इलेक्ट्रोफाइल, ये आपका हाइड्रोजन, और ये आपका डबल बॉन्ड। हाँ जी, तो अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर ये 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स पॉसिबल है, इसके आगे फर्दर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर फर्स्ट ये और सेकंड ये, टोटल हमारे पास 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हो गए। तो अगर मैं यहाँ पर देखूं, मैंने दोनों ही पोजीशन पर अपना अटैक कराया, दोनों ही केस में हमारे पास क्या हुआ, कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन हुई। दोनों ही केस में जो कार्बोकैटायन है वो रेजोनेंस से स्टेबलाइज्ड हुए। तो दैट मीन्स जो आपके इंटरमीडिएट बने वो क्या बने, स्टेबलाइज्ड बने। तो स्टेबलाइज्ड इंटरमीडिएट है हमारे पास। दैट मीन्स हमारी रिएक्शन क्या है, होगी ऑब्वियसली। दैट मीन्स ये आपकी रिएक्शन क्या है, फिजिबल है। तो जब आपके इंटरमीडिएट स्टेबल है तो ये किसकी तरफ जाएंगे, प्रोडक्ट फॉर्मेशन की तरफ जाएंगे। हमने अल्फा पोजीशन के केस में भी देखा, बीटा पोजीशन के केस में भी देखा। डिफरेंस क्या आया दोनों में, यहाँ पर 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। दैट मीन्स दीज आर मोर स्टेबलाइज्ड। दैट मीन्स दिस कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबलाइज्ड इन कंपैरिजन टू दिस कार्बोकैटायन। दैट मीन्स अटैक ऑफ अल्फा पोजीशन के बाद जो कार्बोकैटायन आया वो आपका ज्यादा स्टेबलाइज्ड है इन कंपैरिजन टू जब आपका इलेक्ट्रोफाइल बीटा पोजीशन पर है। तो मैं यहाँ से क्या कंक्लूड कर सकती हूँ, मैं यहाँ से ये कंक्लूड कर सकती हूँ कि जब अल्फा पोजीशन पर अटैक और बीटा पोजीशन पर अटैक को आप कंपेयर करोगे तो आपकी 5 मेंबर हेटेरोसाइकिल्स विद 1 हेटेरो एटम जो है वो अल्फा पोजीशन पर ज्यादा प्रेफर्ड है। ये पोजीशन ज्यादा प्रेफरेबल है इन कंपैरिजन टू बीटा, इन कंपैरिजन टू बीटा। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि बीटा पोजीशन पर अटैक नहीं होगा। बीटा पोजीशन वाला कार्बोकैटायन भी स्टेबलाइज्ड है, बट ये पोजीशन पर अटैक तभी होगा जब आपकी अल्फा पोजीशन ऑक्यूपाइड होगी। अदरवाइज अटैक कहाँ रहेगा, आपका अल्फा पोजीशन पर रहेगा। दैट मीन्स ओरिएंटेशन में आप ये बोल सकते हो कि जो आपके हेटेरो एटम के फर्स्ट या फिर सेकंड, आप इन्हें अल्फा बीटा भी बोल सकते हो, फर्स्ट और सेकंड पोजीशन भी बोल सकते हो। सॉरी 2 और 3 पोजीशन। फर्स्ट तो हेटेरो एटम को दोगे ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो 2 और 3 में से 2 पोजीशन आपकी ज्यादा मोर प्रेफरेबल है इन कंपैरिजन टू 3 पोजीशन पर इलेक्ट्रोफिलिक अटैक तभी होगा जब आपका 2 पोजीशन यानी कि अल्फा पोजीशन ऑक्यूपाइड हो। उस केस में आपका बीटा पोजीशन पर भी अटैक हो सकता है क्योंकि ये भी कार्बोकैटायन रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। बट आपका 2 वाला अल्फा वाला कार्बोकैटायन क्या है, ज्यादा स्टेबलाइज्ड। दैट मीन्स वहीं पर आपका क्या होगा, इलेक्ट्रोफिलिक अटैक। दैट मीन्स जब आप इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इस केस की पढ़ोगे डिटेल में तो वहां पर आप हमेशा डायरेक्टली कहाँ अटैक कराओगे, 2 पोजीशन पर कराओगे। तो वहां पर आपके माइंड में ये क्वेश्चन वापस से राइज नहीं होना चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ। ये बात हम यहाँ ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं।
तो अगर हम बात करें मैकेनिज्म के बारे में, तो मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इन केस ऑफ 5 मेंबर हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स होता क्या है, ये मैकेनिज्म क्या होता है, 3 स्टेप मैकेनिज्म होता है। ये तीनों स्टेप जो आपके सामने लिखे हुए हैं, एक एक करके हम तीनों स्टेप्स को डिस्कस करेंगे। तो हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होता है, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, यानी कि जो भी आप इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन में जो भी रिएजेंट यूज कर रहे हो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करेगा। उसके बाद जो आपका फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट होगा, इसके बारे में आप पहले ही आइडिया लगा सकते हो जैसा कि हमने ओरिएंटेशन में डिस्कस किया है। लास्ट स्टेप है आपका रिमूवल ऑफ प्रोटॉन। हाँ जी, एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, आपको पता है आप कोई भी रिएजेंट लेते हो उसमें एक नेगेटिव पार्ट होता है, एक पॉजिटिव पार्ट होता है, और जो आपका पॉजिटिव पार्ट होता है वो आपका क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल। दैट मीन्स आपके रिएजेंट में इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल दोनों होते हैं। न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ लेगा और यहाँ पर आपका ई पॉजिटिव यानी कि इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो जाएगा और एक न्यूक्लियोफाइल सेपरेट हो जाएगा आपके रिएक्शन में। हाँ जी, तो जो इलेक्ट्रोफाइल आपका जनरेट हुआ है फर्स्ट स्टेप में, वो आपका क्या करेगा, वो आपका अटैक करेगा आपके हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड में। और हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड में आपकी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। हमने जस्ट अभी डिस्कस किया है कि जो आपका इलेक्ट्रोफाइल होगा वो आपकी अल्फा पोजीशन पर अटैच होगा, कि आपकी अल्फा और बीटा पोजीशन, यहाँ पर हेटेरोएटम के एडजेसेंट में अल्फा और इसके साथ वाली पोजीशन कौन सी है, बीटा। और जो आपका इलेक्ट्रोफाइल है वो कौन सी पोजीशन पर अटैच होगा, अल्फा पोजीशन पर अटैच होगा। दैट मींस यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, इसके बारे में ज्यादा डिटेल में मुझे बताने की जरूरत नहीं है, जस्ट अभी अभी हमने डिस्कस किया है कि ऐसा कुछ होगा। आपका जो यहाँ पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, यानी कि आपका कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट जनरेट हुआ। और हमें पता है कि हमारा जो कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट है वो क्या है, आपका रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है तो क्या होगी, यहाँ पर आपकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगी। हाँ जी, डिटेल में अगर आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स अभी अभी हमने डिस्कस की है, यहाँ पर हम डायरेक्टली फॉर्मेशन कर लेते हैं आपकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की। हाँ जी, जो आपकी थर्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगी वो कुछ इस तरह से होगी। आपके हेटेरोएटम पर पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पर आपका इलेक्ट्रोफाइल और प्रोटॉन अटैच। तो ये आपकी क्या है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं। हाँ जी, जो आपका कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन हो गई। सबसे पहला स्टेप था हमारा जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, सेकंड स्टेप था हमारा फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट। जो आपका सेकंड स्टेप रहता है फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट, ये स्टेप आपका स्लो स्टेप रहता है। और स्लो स्टेप हमारा क्या होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। दैट मींस ये आपका स्टेप क्या रहता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। क्या है ये हमारे पास, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, क्योंकि स्लो स्टेप है। स्लो स्टेप हमारा क्या होता है, रेट डिटरमाइनिंग। तो दैट मींस इसी पर हमारी क्या करेगी, रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करेगा। और अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर ये दो स्पीसीज पर डिपेंड करती है। तो दैट मींस ये क्या है, आपका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, ये आपका स्लो स्टेप है। तो अगर हम बात करें लास्ट स्टेप की, रिमूवल ऑफ प्रोटॉन, ये आपका फास्ट रहता है ये स्टेप। तो इस पर आपका रेट ऑफ रिएक्शन का कोई लेना देना नहीं है, इस पर आपकी रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड नहीं करती। रिमूवल ऑफ प्रोटॉन किस तरह से होगा, हाँ जी, जो हमारे पास कार्बोकेटायन बना है, हाँ जी, ये फॉर्मेशन हुई है हमारे पास कार्बोकेटायन की। तो जो हमारे पास ये कार्बोकेटायन है, ये कार्बोकेटायन के पर जो पॉजिटिव चार्ज है, और ये जो आपका कार्बोकेटायन है, यानी कि कार्बन को पॉजिटिव चार्ज है, दैट मींस ये कार्बोकेटायन है। रिमूवल ऑफ प्रोटॉन, यहाँ से प्रोटॉन रिमूव होगा, यानी कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये किस तरह से जाएगा, ये हाइड्रोजन यहाँ से H पॉजिटिव की फॉर्म में निकल जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन्स कहाँ आ जाएंगे, यहाँ पर वापस आ जाएंगे। यानी ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस पॉजिटिव चार्ज को क्या कर देंगे, वैनिश कर देंगे, यानी कि इसकी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को कंप्लीट कर देंगे। कौन से, ये इलेक्ट्रॉन्स। तो जब ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व हो जाएंगे तो ये H पॉजिटिव की फॉर्म में बाहर चला जाएगा। और ये H पॉजिटिव की फॉर्म में कैसे बाहर जाएगा, हमारे पास हमारी रिएक्शन के अंदर
न्यूक्लियोफाइल है, तो ये न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, ये न्यूक्लियोफाइल आपके प्रोटॉन पर अटैक करेगा, प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, यानी कि यहाँ पर जो आपका न्यूक्लियोफाइल है उसके साथ तो आपका प्रोटॉन अटैच हो जाएगा और यहाँ पर हमारे पास हमारे प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो जाएगी और वो प्रोडक्ट हमारे पास क्या है कि सेकंड पोजीशन पर आपके इलेक्ट्रोफाइल का अटैच होना, यानी कि ये है हमारी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मैकेनिज्म। आपकी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है वो 3 स्टेप में होती है। फर्स्ट होता है आपका जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, सेकंड होता है फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन जो क्या है आपका रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है और ये एक स्लो स्टेप है, तो ये आपका क्या है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। थर्ड आपके पास है रिमूवल ऑफ प्रोटॉन, रिमूवल ऑफ प्रोटॉन आपका एक फास्ट स्टेप है जो कि आपका इससे आपका रेट कोई भी अफेक्ट नहीं होगा। तो ये सब था आपका मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो जैसा मैंने यहाँ पर जनरल बात की है, तो दैट मीन्स ये सेम मैकेनिज्म आपका किसके लिए होगा, सेम मैकेनिज्म ही पायरोल के लिए भी होगा, यानी कि जब यहाँ पर आप NH अटैच कर लोगे तो ये सेम का सेम प्रोसीजर आपका सेम मैकेनिज्म पायरोल के लिए भी, फ्यूरैन के लिए भी, थायोफिन के लिए भी और आपके सभी 5 मेंबर्ड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड कंटेनिंग 1 हेटेरोएटम, तो ये आपका जनरल मैकेनिज्म है। तो अगर आपसे पायरोल के लिए बोला जाए तो आप पायरोल की स्ट्रक्चर के लिए सेम मैकेनिज्म, सेम फ्यूरैन एंड सेम आपका किसके लिए रहेगा, थायोफिन के लिए। तो हमने जनरल बात की है यहाँ पर। अब हम एक एक करके तीनों की आपकी रिएक्टिविटी को कंपेयर करेंगे। हाँ जी, तो अगर हम कंपेयर करें आपके रिलेटिव रेट्स ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन केस ऑफ आपके 5 मेंबर हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स जिनको हम अब तक पढ़ते आ रहे हैं, यानी कि पायरोल, फ्यूरैन और थायोफिन की रिलेटिव रेट्स को अब हम कंपेयर करेंगे। हाँ जी, हमने लास्ट अभी देखा मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और हमने वहां पर देखा कि 3 स्टेप मैकेनिज्म होता है और 3 स्टेप मैकेनिज्म में आपका जो सेकंड स्टेप होता है यानी कि जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, वो आपका क्या रहता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप रहता है, यानी कि उसी पर आपका क्या रहेगा, रेट डिपेंड करेगा। और रेट डिपेंड करेगा तो वही सेकंड स्टेप जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल मैंने यहाँ पर मेंशन किया है तीनों के लिए। पायरोल के लिए इलेक्ट्रोफिलिक अटैक हमें पता है सेकंड पोजीशन पर होता है और जो कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट बनता है वो क्या होता है, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होता है, उसकी 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनती हैं। सेम ऐसे ही फ्यूरैन के लिए भी होगा कि अटैक आपकी सेकंड पोजीशन पर होगा और जो कार्बोकेटाइन बनेगा अटैक के बाद वो आपका क्या होगा, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड विद 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एंड सेम किसके साथ होगा, थायोफिन के साथ होगा। तो जब आपका यही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है और रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है और हमें पता है हैमंड्स पोस्टुलेट के अकॉर्डिंग कि आपका जो इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी होती है वही आपकी उसी पर आपका रिलेटिव जो आपका रेट है वो डिपेंड करता है। हाँ जी, तो दैट मीन्स यहाँ पर जो इंटरमीडिएट बने, तो अगर मैं इन तीनों के रिलेटिव रेट्स को कंपेयर कर रही हूँ तो मुझे इनके इंटरमीडिएट्स की स्टेबिलिटी को कंपेयर करना पड़ेगा। तो इनमें से पायरोल, फ्यूरैन और थायोफिन में से जिसका रिलेटिव रेट ज्यादा है वो कैसे पता चलेगा, जिसका इंटरमीडिएट जितना ज्यादा स्टेबल उसका रेट उतना ही ज्यादा होगा। तो हम इन तीनों को भी कंपेयर करेंगे और इन्हें बेंजीन के साथ भी कंपेयर करके देखते हैं। सबसे पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर हमारे सामने है क्या, हमने क्या किया है, सिंपली अपना पहले पायरोल लिया है। पायरोल इलेक्ट्रोफिलिक अटैक जब होगा तो हमें पता है सेकंड पोजीशन पर होगा, कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन होगी, कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन होगी, हमें पता है ये कार्बोकेटाइन क्या है, रेजोनेंस स्टेबलाइज है, तो इसकी फर्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ये सेकंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जिसमें आपका पॉजिटिव चार्ज रेजोनेट होकर के पाई इलेक्ट्रॉन वहां चला गया, पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ गया। सिमिलरली नेक्स्ट में क्या होगा, आपके लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स स्टेबलाइज करेंगे पॉजिटिव चार्ज को और यहाँ पर आपके हेटेरोएटम दैट मींस नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। सेम स्ट्रक्चर किसके लिए है, फ्यूरैन के लिए भी, फ्यूरैन भी क्या करेगा, सिमिलरली वही सेकंड पोजीशन पर अटैक, उसके बाद इसकी 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सेम किसके लिए है, थायोफिन के लिए है। तो अब हम कंपेयर करें अगर इसके रेट्स को, तो अगर इन तीनों स्ट्रक्चर्स को ध्यान से देखें तो सबसे पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा इन तीनों में से कौन सी स्ट्रक्चर सबसे ज्यादा आपकी स्टेबल है। तो इन तीनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में से अगर मैं बात करूं अपनी थर्ड स्ट्रक्चर के बारे में, तो इस थर्ड स्ट्रक्चर में मैं देखूं तो ये कार्बन 4 बॉन्ड, कार्बन 4 बॉन्ड, कार्बन 4 बॉन्ड, कार्बन 4 बॉन्ड, नाइट्रोजन के 4 बॉन्ड बने हुए हैं, नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज है। बट यहाँ पर अगर मैं देखूं तो ये सभी एटम्स का ऑक्टेट कंप्लीट है, यहाँ ना तो इस स्ट्रक्चर में ना ही इस स्ट्रक्चर में, यानी कि ना तो फर्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में ना सेकंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। बेशक नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज है बट स्टिल ऑक्टेट कंप्लीट है, ऑक्टेट कंप्लीट है। सिमिलरली मैं
यही बात इन दोनों स्ट्रक्चर्स के लिए भी, यानी कि थर्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के लिए मैं ये बात कह सकती हूँ कि इन तीनों स्ट्रक्चर्स में से आपकी थर्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि इसका क्या है, ऑक्टेट कंप्लीट है। अब ये स्ट्रक्चर सबसे ज्यादा स्टेबल है, दैट मीन्स बाकी की हमारे रिलेटिव रेट को कंपेयर करने में तो किसी काम की नहीं है। तो अगर हमें कंपेयर करना है तो हमें इन तीन स्ट्रक्चर्स को कंपेयर करना पड़ेगा। तो अगर मैं इन तीन स्ट्रक्चर्स को कंपेयर करूं तो इन तीन स्ट्रक्चर में से कौन सी ज्यादा स्टेबल है? तो इन स्ट्रक्चर्स में क्या है, इन स्ट्रक्चर में डिफरेंस सिर्फ इतना है कि यहाँ पॉजिटिव चार्ज हेटेरोएटम पर है और हेटेरोएटम ही डिफरेंट है। यहाँ पर नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज, यहाँ ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज और यहाँ आपका सल्फर पर पॉजिटिव चार्ज है। तो नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन और सल्फर तीनों ही क्या हैं, आपके इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स हैं। तो दैट मींस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स पर पॉजिटिव चार्ज। तो अगर मैं कंपेयर करूं पायरोल और फ्यूरान को, तो पायरोल और फ्यूरान में ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन नाइट्रोजन। तो अगर नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज है और ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम दैट मींस टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दैट मींस उसका काम इलेक्ट्रॉन्स लेना है, दूसरों से खींचना है, और यहाँ पर उसमें पॉजिटिव चार्ज है यानी कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है। और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर पॉजिटिव चार्ज उसे क्या करता है, डिस्टेबलाइज करता है। तो ऑक्सीजन तो पॉजिटिव चार्ज नहीं रखना चाहेगा, तो नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज और ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज में से नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज का होना ज्यादा स्टेबिलिटी हमें दिखाता है। दैट मींस पायरोल जो है, पायरोल वाली स्ट्रक्चर में कह सकती हूँ ज्यादा स्टेबल है। दैट मींस ये इंटरमीडिएट ज्यादा स्टेबल है, ये इंटरमीडिएट ज्यादा स्टेबल है, तो इसका रेट भी क्या होगा, ज्यादा होगा इन कंपैरिजन टू फ्यूरान। तो अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो पायरोल और फ्यूरान में कौन ज्यादा, किसका रेट ज्यादा होगा? तो पायरोल का रेट ज्यादा होगा, क्योंकि नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज फिर भी चलता है, ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज, दैट मींस वो बहुत बड़ी बात हो जाती है कि ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज। तो दोनों को कंपेयर अगर करें, ऐसा नहीं है कि नाइट्रोजन पॉजिटिव चार्ज आसानी से ले लेता है, बट कंपैरिजन की बात कर रहे हैं हम, रिलेटिव रेट्स की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर पायरोल पर जो आपका चार्ज होगा वो आपका क्या होगा, सॉरी, जो नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज है वो स्टेबलाइज होगा इन कंपैरिजन टू ऑक्सीजन वाले चार्ज के। रीजन, आपका नाइट्रोजन जो है वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है देन ऑक्सीजन। तो सिमिलर बात हम किसके लिए भी कर सकते हैं, ऑक्सीजन और सल्फर के लिए भी, कि ऑक्सीजन और सल्फर में भी ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, सल्फर कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसीलिए थायोफीन भी क्या होना चाहिए, थायोफीन का भी इंटरमीडिएट स्टेबल होना चाहिए इन कंपैरिजन टू फ्यूरान का इंटरमीडिएट। तो इन दोनों में से भी किसको स्टेबल होना चाहिए, इसे स्टेबल होना चाहिए, जैसे इन दोनों में ये स्टेबल था। रीजन वही, क्योंकि नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव था, तो सिमिलरली सल्फर भी क्या है, सॉरी, नाइट्रोजन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव था, सिमिलरली सल्फर भी क्या है, ऑक्सीजन के कंपैरिजन में कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो ये भी क्या होना चाहिए आपका, कम स्टेबल, सॉरी, सल्फर पर पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाना चाहिए, स्टेबल हो जाना चाहिए। तो ये वाला इंटरमीडिएट आपका क्या होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए। बट ऐसा नहीं होता, बल्कि थायोफीन वाला जो इंटरमीडिएट है ना, वो आपके फ्यूरान वाले इंटरमीडिएट से भी कम स्टेबल होता है। उसका रीजन हम देख लेते हैं एक बार। हाँ जी, सबसे पहली बात तो हमने देखा कि पायरोल तो है फ्यूरान से ज्यादा रिएक्टिव। रीजन, क्योंकि पायरोल का इंटरमीडिएट है ज्यादा स्टेबल, यहाँ पर ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज था इसलिए ये ज्यादा स्टेबल तो था नहीं, यहाँ पर नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज था, तो कंपेयर करके देखा तो हमारा ये वाला ज्यादा स्टेबल था, तो इसीलिए इसका रेट क्या हुआ, ज्यादा हुआ। तो सिमिलर मेथड से हमने कहा कि भैया थायोफीन का भी क्या होना चाहिए, थायोफीन का भी ज्यादा होना चाहिए इन कंपैरिजन टू फ्यूरान। तो हमारा बस सिर्फ इसके बाद सिंपल काम क्या रह जाता, हमें देखना होता कि पायरोल और थायोफीन में फिर कौन ज्यादा, किसका रेट ज्यादा है। बट ऐसा होता ही नहीं है, जो थायोफीन है वो उल्टा होता है। दैट मींस थायोफीन जो है वो फ्यूरान से भी कम स्टेबल होता है, थायोफीन का इंटरमीडिएट ही स्टेबल नहीं होता। रीजन क्या है, यहाँ पर जो थायोफीन जो ये 3 बॉन्ड बना रहा है, दैट मींस ये जो पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन करी, यहाँ पर जो थायोफीन ने, जो सल्फर ने जो पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन की, यहाँ पर इसने यूज किए अपने 3p ऑर्बिटल्स। क्या यूज किए, अपने 3p ऑर्बिटल्स यूज किए। और कार्बन के कौन से ऑर्बिटल यूज होते हैं, 2p ऑर्बिटल्स। तो 2p 3p बेटर ओवरलैपिंग नहीं होती, इतना स्टेबल बॉन्ड नहीं बनता, जिसकी वजह से ये इंटरमीडिएट इसका इतना स्टेबल नहीं होता। इनफैक्ट ये इंटरमीडिएट फ्यूरान से भी कम स्टेबल है। तो हमने कंपेयर किया पायरोल और फ्यूरान में, पायरोल ज्यादा स्टेबल है और फ्यूरान और थायोफीन में
फ्यूरैन ज्यादा स्टेबल है, तो हमारी प्रॉब्लम ही सॉल्व हो गई कि तीनों में से एक इससे ज्यादा स्टेबल है, एक इससे कम स्टेबल है, दैट मींस ये इंटरमीडिएट, ये कहीं बीच में लाई करता है। तो अगर मैं बात करूं रिलेटिव रेट्स की, तो मैं यहाँ पर बोल सकती हूँ कि यहाँ पर पायरोल जो है उसका रेट सबसे ज्यादा होगा क्योंकि उसका इंटरमीडिएट सबसे ज्यादा स्टेबल है। उसके बाद आता है आपका फ्यूरैन, और फ्यूरैन से भी कम स्टेबल किसका इंटरमीडिएट है, थायोफिन का। तो दैट मींस ये रहता है आपका रिलेटिव रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन केस ऑफ पायरोल, फ्यूरैन एंड थायोफिन। और यही बात अगर मैं करूं बेंजीन के साथ, तो बेंजीन जो है वो इन तीनों से ही कम रिएक्टिव है। रीजन ये है कि यहाँ पर हेटेरो एटम है, ऐसी किसी स्ट्रक्चर को जिसकी वजह से ऐसी कोई स्ट्रक्चर जिसमें कि ऑक्टेट कंप्लीट हो रहे हैं, ऐसी कोई स्ट्रक्चर पॉसिबल हो पा रही है, किसकी वजह से, हेटेरोएटम्स की वजह से। और बेंजीन में तो ऐसी कोई स्ट्रक्चर होती ही नहीं क्योंकि उसमें तो हेटेरोएटम होता ही नहीं, तो ये इन तीनों से भी कम रिएक्टिव होगी टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो अगर मैं बात करूं तो पायरोल हाईली रिएक्टिव, देन फ्यूरैन, देन थायोफिन एंड देन बेंजीन। तो ये सब था आपका ओरिएंटेशन, मैकेनिज्म एंड कंपैरिजन ऑफ रिलेटिव रेट्स ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ये सब हमने बेसिक किया है आपका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का। नेक्स्ट हम एक एक करके देखेंगे कि आपके किस तरह से रिएक्शंस होती हैं, अलग अलग रिएक्शंस हमें पढ़नी है, किसके लिए, थायोफिन के लिए, पायरोल के लिए एंड फ्यूरैन के लिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास।